नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा राज्य जो चुनावों की दहलीज पर पहुंच चुका है और जहां चुनावों से पहले देखिए यूसीसी का डोज भी है और जीत का बूस्टर डोज भी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लोक लुभावन वायदों को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने फिर से उसी हिंदुत्व के कार्ड को खेला है जिसके आधार पर निरंतर वो जीत का परचम लहराते रहे हैं। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यूसीसी लाकर रहेंगे, यानी यूसीसी का डोज दिया है। वक्फ की संपत्तियों की समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में जिस तरीके के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लिए बूस्टर डोज भी दे दिया है। यानी एक तरफ यूसीसी का डोज है, दूसरी तरफ उपचुनावों में मिल रही जीत का बूस्टर डोज है। और अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में जिस संकल्प पत्र, जिन 11 वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने को बेचैन है, वो ये स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उद्देश्य और लक्ष्य एक ही रखा है। एक तरफ लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार भी, ये माना भी जा रहा है कि इस बार भी हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदलने वाला है। वही रिवाज यानी एक के बाद एक का 5 सालों का जो आंकड़ा रहता है कि बीजेपी और कांग्रेस, यानी उस लिहाज से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ बदलने वाला है, रिवाज भी बदल जाएगा, सरकार वही रहेगी। लेकिन इन सब के बीच बदलने और बदलाने के इस भाव में जिस हथियार को, जिस चुनावी औजार को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, वो है यूसीसी। किस तरीके का गुल खिलाएगा ये चुनावी औजार, आज इसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ चंद मेहमान भी जुड़ेंगे, उनकी नजरों में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी की पूरी परिस्थिति को किसकी तरफ जाते हुए वो देखते हैं, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं वो स्पेशल रिपोर्ट जो ये बता रही है कि हम क्यों कह रहे हैं यूसीसी का डोज और जीत का बूस्टर डोज। हिमाचल के सियासी समर में राजनीतिक पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। बदलाव के इतिहास की अनुकूलता के सहारे कांग्रेस ने जनता से कई लोक लुभावन वादे कर जीत के लिए ताल ठोकी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार, फ्री बिजली, महिलाओं को भत्ता और ओपीएस की बात की है। कांग्रेस के फ्री रेवड़ी कल्चर का जवाब देते हुए बीजेपी ने समान नागरिक संहिता का ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता लागू करने और वक्फ संपत्तियों की समीक्षा करने का दाव चला है, जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ गया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यूसीसी बीजेपी के लिए हिमाचल में संजीवनी साबित होगी। यूसीसी की डोज के सहारे बीजेपी जीत का टेलीकास्ट करेगी और राज्य में बदलाव के इतिहास को भी तोड़ेगी। तो वहीं दूसरी ओर 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजनीतिक गलियारों में जीत के भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जहाँ एक ओर इस जीत से बीजेपी के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे, वहीं विपक्ष पर परफॉर्मेंस का दबाव बनेगा। कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जीत हिमाचल के फाइनल से पहले बीजेपी के परफॉर्मेंस की सनद है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जनता को कांग्रेस के लोक लुभावन वादे रास आते हैं या आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल, या फिर जनता इन सबको नकार कर बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व वाले वादे पर विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, इतना तो जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनावी मुद्दों की गर्माहट भी होती है। सरकार ने जो कामकाज किया है उसका बड़ा लेखा जोखा भी होता है, सीएम की भूमिका का भी आकलन होता है। लेकिन इन सबके बीच जब मैनिफेस्टो पेश किया जाता है तो इन तमाम चीजों को समेकित करते हुए जनता के मूड को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने गारंटी घोषणा पत्र जारी किया, आज 11 सूत्रीय जो परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी
किया है उसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एक तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि इस बार भी रिवाज नहीं बदलने वाला है, इस बार कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दम भर रही है कि हिंदुत्व का कार्ड, यूसीसी का कार्ड जिस तरीके से उत्तराखंड में चला था, गुजरात में पहले ही इसकी दस्तक दे जा चुकी है, वैसा ही कुछ अब हिमाचल में भी रंग लाने के लिए तैयार है। और इसीलिए ये 11 सूत्रीय मांग बहुत महत्वपूर्ण, 11 सूत्रीय संकल्प पत्र, ये जो वायदे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वायदों पर किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सामने आकर दम भरा, आइए जरा उनके शब्दों में पहले सुन लेते हैं और फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं। जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी यहाँ आए थे और उन्होंने 5 साल पहले 2017 में हिमाचल प्रदेश की विकास की एक नई नींव रखी थी और उसमें योगदान करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें हम सबके सामने कही थी। पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, इसलिए मेरा ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उन बातों को आप तक ज़रूर याद दिलाऊं। उन्होंने उस समय कहा था कि वी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स टुगेदर। सर्वांगीण विकास हिमाचल प्रदेश का होगा और सर्वांगीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट्स के विषय पर उन्होंने चर्चा की थी। और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाएंगे। जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ तो मुझे यह भी ध्यान में आता है कि अगर हम आज देखें तो बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, उसे भी तो जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी किया है। और इस किया को लेकर ही, यानी विकास को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने का पूरा दम भर रही है। लेकिन कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? वो कह रही है कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अब जनता कितना भ्रम में आएगी और कितना किसकी बातों की विश्वसनीयता टिकी रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले चुनावी रंगत पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार के बीच में भी दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टो में भी दिखाई दे रही है। आइए इसी के साथ अपने मेहमानों से, अपने अतिथियों से अब आपका परिचय कराती हूं। आज हमारे साथ विशेष रूप से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश से प्रवक्ता संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता विजय डोगरा जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आप हमेशा जिस चेहरे को हमारे साथ देखते हैं, हिमाचल की राजनीति को बहुत ही बेसिक के साथ समझाने वाले हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हेमंत कुमार जी भी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आइए सबसे पहले संजय शर्मा जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीता, मैं और आप इसी तरीके की एक डिबेट में साथ थे और मैंने आपसे कहा था कि जब चुनाव आया तो आपने यूसीसी की बात की, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। मैंने तब भी आपसे पूछा था कि क्या आप मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आपने कहा था कि देखिए सब चीज जब मैनिफेस्टो सामने आएगा तो नजर आएगी। तो आज तो पहला पॉइंट ही यूसीसी का हो गया, यानी एक बार फिर से उसी हिंदुत्व के कार्ड पर ही आप हिमाचल की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आपसे चर्चा हुई थी कि यूसीसी जो है वो ठीक है कि हम पूरे देश के अंदर जो है वो एक मुद्दा है यूसीसी का, और हिमाचल प्रदेश भी उसमें आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र हम यूसीसी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे या यूसीसी ही हमारा। जी संजय जी, प्लीज कंटिन्यू करें। हिमाचल, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि हम यूसीसी जो है वो हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। यूसीसी देश का एक मुद्दा, देश के अंदर एक मुद्दा है, और हिमाचल प्रदेश में भी ये पूरे देश में लागू होगा तो हिमाचल प्रदेश में भी होगा। लेकिन केवल हम यूसीसी लेकर के यूसीसी के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कतई नहीं है। हमारे आप बाकी संकल्प जो है महिलाओं के लिए हमारे 11 संकल्प हैं, आप उनके ऊपर नजर दौड़ाइए।
अन्य लोगों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए 11 अन्य संकल्प हैं, आप उनके ऊपर नजर दौड़ाइए। तो हम एक जो है वो नहीं, आप कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर चुनावी मुद्दा है तो ठीक है ना, आप खुलकर इस बात को कहिए। इसमें इतना इफ एंड बट्स क्यों? अगर आप सीधे सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले नंबर पर रखते हैं और आप कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, मैनिफेस्टो में आपके 11 संकल्प जो आपने लिए उसमें पहला संकल्प अगर यूसीसी का है तो इट मीन्स कि आपके लिए वो चुनावी मुद्दा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो इसे तो खुलकर बोलना चाहिए, इसमें इतना संशय की जरूरत ही नहीं है। हम ऐसा है कि हम कोई भी चीज जो है, मैंने उस दिन भी स्पष्ट कहा था कि केवल जो है यूसीसी केवल हमारे लिए, हम चुनाव के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये हमारा कतई जो है ये हमारा मुद्दा नहीं है। आप हमारे महिलाओं के लिए हम सबसे बड़ा 11 संकल्प जो है प्रदेश की मातृशक्ति के लिए आए हैं, लेकर के आए हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हम 31,000 से जो है वो मुख्यमंत्री शगुन योजना को हमने 51,000 किया, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम बच्चियों के लिए जो है 6ठी से लेकर के 12वीं तक जो है वो साइकिल देने की हम योजना लेके आए हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम हायर एजुकेशन पे जाने वाली बच्चियां जो है उनके लिए स्कूटी का प्रावधान कर रहे हैं, वक्फ की संपत्ति की समीक्षा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो सच है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपने आपके 11 जो संकल्प है उसमें आपने एक तरफ यूसीसी है, दूसरी तरफ वक्फ की जो संपत्तियां हैं, क्योंकि नड्डा साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी अगर इलीगल एक्टिविटीज होती है तो उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। निश्चित वक्फ बोर्ड का पूरे देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले ही मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनमें कई घोटाले पाए जा रहे हैं। उसका पहले ही मुख्यमंत्री जो है उसका जो है वो समीक्षा करने का कह चुके हैं, और उनके ऊपर अगर समीक्षा हो रही है, अगर भारत के लोगों की संपत्ति है, अगर उसके ऊपर अगर हम समीक्षा करना चाहते हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आपने कहा कि 11 सूत्रीय जो संकल्प आप लोगों ने सामने रखे, आपने कहा कि चर्चा सब पर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पर चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती हैं क्योंकि निरंतर ये कहा जा रहा है, जैसा कि परिस्थितियां देखने को भी मिली। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो हम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर स्टेट इलेक्शन के पहले ऐसा मुद्दा मैनिफेस्टो में आता है तो इट मींस ये आपके चुनावी मुद्दों में शामिल है। और यही बात कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा करती है कि आप पहले क्यों नहीं आए इस मुद्दे को लेकर। बहरहाल आपने अपना फर्स्ट कमेंट दिया, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन विजय जी के पास जाते हुए, विजय डोगरा जी देखिए, उन्होंने तो स्पष्टवादिता के साथ सामने रख दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कह रहे हैं तो ठीक है, वो अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल करते हैं, वक्फ की संपत्तियों को भी स्क्रूटनी करने की बात करते हैं। तमाम जो बातें, आप 1 लाख नौकरी की बात करते हैं, वो 8 लाख नौकरी लेकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी जो 11 हम संकल्पों की बात कर रहे हैं, उसमें एक बात तो क्लियर है कि यूसीसी को लेकर आप लोग अगर ये कहते हैं कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो कहते हैं कि यूसीसी इज नॉट ओनली फॉर द वन रिलीजन। यहां पर आपको नहीं लगता कि आप हिमाचल की जनता को भी कहीं ना कहीं से भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो मैनिफेस्टो आज भाजपा ने दिया है, अपना संकल्प पत्र, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं, ये तो एक चुनावी जुमला है, और चुनावी जुमले को जिस तरह से आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के चीजों की बात करें, क्या 5 साल इनकी सरकार नहीं थी? और अगर 5 साल इनकी सरकार प्रदेश में थी तो डबल इंजन की सरकार कहते रहे। आज चुनावों में ही ये चीजें नजर क्यों आ रही? और जिस घोषणा पत्र की बात कर रही है, कांग्रेस स्पष्ट तौर से कह चुकी है कि ना रिवाज बदलेगा, ना ये डबल इंजन की सरकार अब चढ़ाई चढ़ेगी। चढ़ाई कांग्रेस चढ़ गई है, और कांग्रेस ने हर वर्ग के व्यक्ति को अपने संकल्प पत्र में नहीं, पिछले 4.5 वर्ष से जो हम लोग विपक्ष में एक अहम भूमिका निभा रहे थे, हम लोगों ने पहले से ये कहा है कि ओपीएस हमारी पहली गारंटी है, हम लोग पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। और दूसरी जो हमारी लक्ष्मी योजना है, लक्ष्मी योजना के तहत हम लोग 18 साल से लेकर 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको हम लोग 1500 रुपया प्रति माह के खाते में देंगे, और 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। लेकिन आज ये कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि यूसीसी की घोषणा आज ही इनको यहाँ करनी है? हिमाचल के चुनावी मुद्दे में ये जो बातें हैं, ये बातें सिर्फ एक
ठीक है विजय जी, देखिए ये आप ये सवाल पूछने का पूरा अधिकार रखते हैं, इसका जवाब संजय जी भी देंगे, लेकिन एक प्रश्न मेरा आपके सामने है कि आप कहते हैं कि यूसीसी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, मैंने भी वही प्रश्न उससे पूछा था, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्यों नहीं यूसीसी को शामिल किया जाना चाहिए। यूसीसी अगर भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया अपने चुनावी मुद्दों में, तो फिर उस हिसाब से अगर यूसीसी देश की जरूरत है तो फिर तो ये कांग्रेस को भी शामिल किया जाना चाहिए था अपने मैनिफेस्टो में। आप लोग यूसीसी से इतना घबराते क्यों है? क्यों आपको यूसीसी सिर्फ एक धर्म पर जाकर टिक जाता है? लावनी जी, मैं घबरा नहीं रहा हूं, ना कांग्रेस घबराती है। कांग्रेस ने तो पहले दिन से कहा कि इनके पास पूर्ण बहुमत है, करें, इनमें दम है तो कर देते लागू। आज हिमाचल में चुनाव हो रहा है, आज हिमाचल के चुनाव को मात्र 5 दिन शेष रहेगा और आज ये यूसीसी की बात करते हैं। यहाँ भी दो मुही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो ले तो आए ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि वो कम से कम अपनी मैनिफेस्टो में खुलकर ले तो आए। आप यूसीसी से इतना क्यों दूर भागते हैं? हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग से जो हमें सुझाव मिले उससे हमने अपना संकल्प पत्र बनाया है। और ये हमारी जो हाईकमान है, हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, अब ये इसके ऊपर कोई अपनी बात रखेगी। लेकिन क्योंकि अब चुनावी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, चुनाव को मात्र 5 दिन शेष हैं और आज संकल्प पत्र में ऐसी बातें लेके आते, ये ले आते पहले हमें गुरेज थोड़ी। आपकी सीमाएं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं आपकी सीमाएं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरे प्रश्न का ये जवाब नहीं है। मैं आपसे कह रही थी कि यूसीसी जरूरत है, तो अगर आपको लगता है कि यूसीसी जरूरत है तो फिर इसका जिक्र तो आपको भी छेड़ना चाहिए था। आप यूसीसी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते? प्रश्न मेरा ये था। बहरहाल हेमंत जी के पास अभी जाना चाहती हूँ, जरा उनका भी एक फर्स्ट रिएक्शन ले लिया जाए, क्योंकि हेमंत जी, कांग्रेस ने अपने लोक लुभावन मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही थी। उसमें भी किसानों की भी बात थी, सैनिकों की भी बात थी, महिलाओं की भी बात थी, बेरोजगारी की भी बात थी, विकास की भी बात थी। आज 11 संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी सामने है, लेकिन इन 11 संकल्पों में 2 जो संकल्प है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की स्क्रूटनी हो और यूसीसी की बात हो, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को कांग्रेस के मैनिफेस्टो से अलग कर देता है। किसका मैनिफेस्टो किस पर भारी पड़ रहा है आपकी नजर में? हेमंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं हेमंत जी? चलिए, मुझे लगता है समझ पाया, क्योंकि आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूँ आपकी। अभी आप हेमंत जी मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हेमंत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं हेमंत जी के पास दोबारा जाती हूँ। संजय जी, अब आपको और विजय जी को आमने सामने करना चाहूंगी। संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब चुनाव आते हैं और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो इन परिस्थितियों में ये कहा जाने लगता है कि आप हर बार हिंदुत्व के कार्ड को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक विशेष वर्ग को टारगेट करने लगते हैं। पोलराइजेशन का आपके ऊपर आरोप लगने लगता है। लेकिन इस 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जो आप लोगों ने आज सामने रखे, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भी आपसे पूछा जा रहा है कि रोड मैप क्या है। 8 लाख नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, किसानों को एक्स्ट्रा 3000 जो वार्षिक आप उनको देने की बात कर रहे हैं उनके सम्मान में, महिलाओं के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है रोड मैप तैयार नहीं है, मैनिफेस्टो तो सिर्फ रिटर्न होता है। लावनी जी, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के मित्रों से, इन्होंने कल जो है वो अपना घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जो है वो इन्होंने जारी किया। उसके अंदर इन्होंने एक बात रख दी कि हम भानुपल्ली बिलासपुर रेल योजना लेकर के आएंगे। आज तक क्यों नहीं लाए थे? जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जब उसकी नींव रख दी, तब आपको याद आया? जिसका काम ऑलरेडी जो है वो भारतीय जी, तो उसका जो है वो इनको अब याद आ रहा है। हेलो जी संजय जी, तो इनको चलिए संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ। आई थिंक आपका कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपके पास आती हूँ, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन हेमंत जी तक अब मेरी आवाज पहुंच रही है। हेमंत जी, मेरी आवाज? जी हेमंत जी, सवाल मेरा आपसे पहले भी यही था कि जो मैनिफेस्टो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तुत किया गया है और जो कांग्रेस की तरफ से किया गया था, दोनों में आप बेसिक्स में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं? किसका मैनिफेस्टो किस पर भारी?
देखिए, हल्के और भारी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि कांग्रेस ने एक तरह से कर्मचारियों को ओपीएस वाला जो मसला है उसको मेन रखा है उस तरह के, लेकिन बीजेपी ने आज ओपीएस पे कोई बात नहीं की इसमें, एक ठीक है, लेकिन उन्होंने महिला शक्ति को साधने की पूरी कोशिश की है। इसका मैं बताऊं आपको, इसकी वजह है हिमाचल प्रदेश में महिला और पुरुष जो मतदाता है तकरीबन बराबर बराबर है, एक। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर इलेक्शन में पिछले अगर आप 5 इलेक्शंस का डेटा देखेंगे तो महिलाओं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। अगर 17 लाख पुरुष मतदान करते तो 18 लाख महिलाएं करती है मतदान, ठीक है। और अभी 33% जो इन्होंने नौकरी में आरक्षण की बात की, स्कूल कॉलेजेस में बेटियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं की बात की, या कुछ स्कूटी देने की बात की है, साइकिल देने की बात की है, गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर देने की बात की है, कुछ जो उद्यमी आना चाहे। लेकिन हेमंत जी आपने उस दिन कहा था कि यूसीसी कोई मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। अगर देश भर में भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया जा रहा है और लगातार अगर उनका, आज मैंने इसीलिए कहा कि देखिए जीत का बूस्टर डोज है, उपचुनाव में भी वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत नजर आ रही है जहां पर कहीं ना कहीं संशय था। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में यूसीसी को शामिल करती है तो इट मींस कहीं ना कहीं से इसकी हनक है और इसकी धमक कहीं ना कहीं से वोटिंग पैटर्न पे नजर आएगी। आप ठीक कह रहे हो बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे होगी ना चीजें तय। इसको हिमाचल स्टेट में तय करके कुछ नहीं होगा ना, हिमाचल स्टेट के काम करने का है उस तरह का, ठीक है। उन्होंने उसको सहमति दी है कि ऐसा होगा तो हम करेंगे उस तरह से, लेकिन चूंकि हम पहले भी इस पे बात कर चुके कि यहाँ हिंदू मुसलमान और उस तरह की तमाम तरह चीजें नहीं है। मसला इन्होंने रखा है, अपने मैनिफेस्टो में डाला है चीजें, लेकिन जैसे जो बीजेपी के प्रवक्ता भी है वो भी कह रहे हैं, तो इसको लेके वो वोट मांगेंगे जाके, आई डाउट, मुझे शक है इस पे। पहले नंबर पर ये पॉइंट रखा गया है, पहले नंबर पर। हाँ, पहले नंबर पे रखा गया है, लेकिन यहाँ हिमाचल में इस तरह यूपी और बिहार जैसा मसला नहीं है कहीं भी, 1% भी जिसका कि मैं कहूं कि उसका कोई नहीं। तो ऐसी परिस्थिति तो फिर उत्तराखंड में भी बन रही थी, उत्तराखंड में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन हिंदुत्व का कार्ड लेकर वो वहां पर भी उतरे थे। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से उनका विकास मॉडल की बात होती है, 12,000 करोड़ रुपए की बात होती है, तो कहीं ना कहीं से चीफ मिनिस्टर जो कैंडिडेट हो हार नहीं गए थे उनके, तो बिल्कुल हार गए वहां पे, जो सारा उस तरह की बात होती है। मैं फेस की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुद्दों और मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ हेमंत जी, मैं फेस की बात नहीं कर रही हूँ। फेस तो यहाँ जब किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो पहला फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी फेसेस आते हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है वो दी है महिला सशक्तिकरण वाला मसला, ठीक है। और चूंकि महिलाओं की भागीदारी ठीक ठाक है यहाँ पॉलिटिक्स में, खासतौर पे मतदान में, वोट देने में, सरकार चुनने में, तो इसलिए उन्हीं को ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है सबसे ज्यादा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन संजय जी, हेमंत जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आपने भी शामिल किया अपने मैनिफेस्टो में वायदा, कांग्रेस ने भी शामिल किया है, लेकिन बार बार मेरा सवाल घूम के इसलिए वहां पर आ रहा है, आग लगती है तभी धुआं उठता है, और धुआं ये जो उठता है हमेशा देखा जाता है कि चुनावी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है तो हिंदुत्व की झंडा बरदारी के लिए कई ऐसे चुनावी मुद्दे आ जाते हैं जिस पर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। आज आप जिस मुद्दे पर हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी आज हमारे साथ इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जुड़ पाई, किसी कारण बस संडे का समय था, शायद वो संडे के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनको भी देखिए कि चाहे गुजरात हो या फिर हिमाचल हो, उनको भी हिंदुत्व की बात करनी पड़ती है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं से अभी भले ही विजय जी शायद मेरी बात को इनकार कर जाएं, लेकिन ये सत्य है कि जब हिमाचल में बात आती है चुनावों के प्रचार प्रसार की, तो प्रियंका गांधी भी हिंदुत्व और मंदिरों की बात करने लगती हैं, ये हम सुनते हैं। तो फिर कैसे इस बात से हम पीछे हट जाएं कि आप लोग एक सर्टेन फिगर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप विकास की बात करते हैं, ठीक है सब कुछ है, लेकिन यूसीसी भी है सर, डिनाई मत करिए। लावनी जी देखिए, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी बात करती है राष्ट्रीयता की। यूसीसी जो है वो हिंदुत्व और मुस्लिम या ईसाई का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता के राष्ट्र के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर यदि हम एक कानून के अंदर सबको रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबके लिए कॉमन सिविल कोड हो, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को इससे क्या परेशानी है? कांग्रेस इससे क्यों भागना चाहती है? क्या कांग्रेस कोई अलग राष्ट्र खड़ा करना चाहती है?
क्या कांग्रेस जो है वो इस देश को अपना देश नहीं मानती? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि विजय जी को और संजय जी को आमने सामने लेकर समान आइए। नागरिक संहिता हो? आखिर इससे भागने का कांग्रेस का कोई कारण तो नजर आना चाहिए। कांग्रेस तब क्यों नहीं बोलती है जब राहुल गांधी जो है वो चेन्नई में जाकर के जो है वो जॉर्ज पोर्लिया से जो है वो मिलते हैं, जो देश के लिए, जो हिंदुत्व के लिए, जो राष्ट्रीयता के लिए, जो भारत के लिए वो नफरत भरे भाषण देते हैं, नफरत भरी भाषा का प्रयोग करते हैं, तब कांग्रेस को शर्म नहीं आती है? प्रियंका गांधी जब हिमाचल आती है तो मंदिर मंदिर घूमती है, किस लिए घूम रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी खुल के राष्ट्रीयता की बात करती है, कॉमन सिविल की बात, बीजेपी तो खुलकर सब कुछ बोलती है, आप लोग सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं कि चुनाव आएगा तब सिलेक्शन होगा? विजय जी, मैं एक बात ये करना चाह रहा हूं कि अब जिस तरह की भाषा का ये हमारे कर रहे हैं नहीं आती, मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आई कि राहुल और प्रियंका के पीछे क्यों पड़े? राहुल और प्रियंका का मतलब क्या है इन चुनावों में? वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो मंदिरों का हिमाचल में मंदिरों का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। आज यूनिफॉर्म सुप्रीम से कांग्रेस भी भागती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं। जिस तरह का आज चुनाव में इसकी जरूरत क्या थी? आज जरूरत थी इस प्रदेश में आज ये 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 14 लाख आज बेरोजगार युवा सड़कों पे, तब तक को नजर नहीं आई। आज चुनावों को 5 दिन आगे तो ये कह रहे 8 लाख रोजगार देंगे। मुझे एक बात ये कहनी है लाभली जी, आपके चैनल की, हमारे यहाँ हम लोग शालीनता के साथ और व्यवहारिक दृष्टि से हम लोग काम करते हैं। हम किसी नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग हर बार उठा रहे नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बात आप करेंगे तो आप लोग तो प्रधानमंत्री जैसे सम्माननीय पद को भी नहीं छोड़ते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। आप लोग तो मौत का सौदागर, और हिस्ट्री अगर देखिए यहाँ तक हो जाता है कि ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो मैं यहाँ इस मन से बोल भी नहीं सकती, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं होता, वो तो पद की गरिमा होती है। बहरहाल मेरा सवाल ये नहीं था। सवाल देखिए, आप लोग आरोप प्रत्यारोप में आप लोग ये भूल जाते हैं, डिबेट को डिरेल नहीं करते। हम बात कर रहे हैं कि अगर यूसीसी होता है तो इसमें गलत क्या है? यहां पर आप कह रहे हैं कि मुद्दे कई हैं, इन्होंने भटकाने की कोशिश की। संजय जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से संजय जी। मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से लावनी जी इतना पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी कम से कम साल में 4 बार जो है प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी हिमाचल आते हैं। इन्होंने अपना निवास स्थान यहाँ पे बनाया है, इनका स्वागत है, लेकिन ये तब तो कभी मंदिरों में नहीं जाते। पूरा हिमाचल खुला पड़ा होता है, तब चुनाव नहीं होता है, तब इनको मंदिर नहीं याद आते हैं। आज चुनाव है तो इनको सब जल्दी से जवाब दीजिए। सब कुछ चुनावों के दौरान ही क्यों होता है? विजय जी मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की राजनीति छोड़ के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलवाओ। अगर डबल इंजन मंदिर जाने से कोई आपत्ति नहीं है, तो आज प्रदेश के लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के लोगों को इस चुनाव में आराम से और प्यार से यहाँ काम करने दो। इसका हम चाहते हैं कि आप लोग को भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं बांटने का काम कर रही है, लेकिन हेमंत जी बांटने का काम और जो परिस्थितियां बनी हैं, अगर ऐसा सब कुछ ठीक हुआ होता तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को दरकिनार कर दिया गया, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया, उसके बाद हम कई स्टेट्स में देख रहे हैं कि परिस्थितियां खराब होती चली गई कांग्रेस की। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं तो वो डायरेक्ट अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब वो संगठन का काम संभाल रहे थे तो उनका बहुत ज्यादा वक्त यहाँ बीता है हिमाचल में, और इसीलिए वो बार बार डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते हैं। जिस तरीके की योजनाओं को लगातार उनकी सौगात दी गई है, क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, भले ही कांग्रेस कई तरीके के सवाल खड़ी कर रही हो? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी जी के आने से माहौल तो बनता है, और जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा, जो उनका कनेक्ट करने का एक जो पर्सनल जो वो जोड़ते हैं, जैसे कल वो सोलन में गए थे तो सोलन में उन्होंने कई लोगों को याद किया नाम से, है ना, चौकीदार को, रेस्ट हाउस के चौकीदार को याद किया, एक चने वाले को याद किया, एक मशरूम ग्रोवर है वहां पे उनको याद किया सारा। तो कनेक्ट तो करते हैं मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता एक तरफ और मोदी का एक तरफ,
ठीक है, तो निश्चित तौर पे असर तो होता है, उसका असर तो होता है जी, असर होता है, लेकिन उस असर में अगर यूसीसी आ जाता है तो और ज्यादा डबल असर होता है। नहीं देखिए, यूसीसी आप यूसीसी से भाग रहे हैं सर, आप बार बार मैं बार बार इसलिए आप देखिए, आप क्योंकि देखिए हेमंत जी आप ग्राउंड पर हैं, आप ग्राउंड पर हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी परिस्थिति आप समझा पाएंगे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। सर मेरा प्रश्न प्लीज सुन लीजिए। हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति में हम ये देखते आए हैं कि वहां पर निरंतर मदरसों की संख्या बढ़ती गई है, वहां से ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण की घटनाएं सामने आने लगी है। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि हिमाचल की जो मासूम जनता है, जो वहां के हिंदू हैं, अगर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और उनके लिए सुरक्षा के रूप में यूसीसी का एक कैप्सूल आता है सामने, एक डोज सामने आता है, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? क्योंकि आपने खुद देखा था कि ओपिनियन पोल में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे को हिमाचल की जनता ने सिराकों पर लिया था। समान आचार संहिता का कोई मसला नहीं है, किसी को इसमें विरोध भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध होगा जब इसको लागू करने की स्थिति में आएगी। निश्चित तौर पे पॉलिटिकल मसले अलग होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब लोगों की ये बात आएगी तो इसको मतलब मुझे लगता है कि मानेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं इशू नहीं, इसके दम पे अभी इमीडिएटली वोट वगैरह वैसा होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा ठीक है। ठीक है संजय जी, लास्ट कमेंट आपका। विजय जी से तो कनेक्शन टूट गया है जहां तक मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे। संजय जी लास्ट कमेंट आपका। 11 सूत्री मैनिफेस्टो जीत का यही है आपका बूस्टर डोज। देखिए, हम यूसीसी के अलावा लावनी जी हम लेकर के आए हैं 8 लाख रोजगार जो है वो अगले 5 वर्ष के अंदर जो है वो हम उपलब्ध करवाने का युवाओं के साथ हमारा वादा है। और हम कोई खाली जो है एक रोड मैप लेकर के आए हैं। हम जो है हम इंडस्ट्रियल पैकेज आया है हमारे यहाँ पे, हम बल्क ड्रग पार्क आया है, 2000 नौकरी वहां से निकलेगी। हम इंडस्ट्रियल ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आप एक फुल पैकेज लेकर आए हैं और ये पैकेज डेवलपमेंट का है और डेवलपमेंट के ही आधार पर आप हिमाचल की जनता को जीतने निकले। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड में बोल दीजिए क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं। जी, 8 लाख रोजगार जो है वो हम केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, हम निजी क्षेत्र में मिल करके सभी क्षेत्रों का जो है वो 8 ठीक है, सभी क्षेत्रों में रोजगार भी देंगे, सभी क्षेत्रों में रोजगार देंगे, सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन इस ख्याल के बीच में जिस तरह से यूसीसी को चुनावी औजार बनाया गया है, इतना तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ चुकी है कि हिमाचल में जो परिस्थितियां बनी है वो हिमाचल में रहने वाले हिंदुओं के लिए शायद एक असुरक्षा का घेरा खड़ा कर रही हो, इसलिए यूसीसी की बात है, इसलिए वक्फ संपत्ति की भी स्क्रूटनी की बात आ जाती है। बहरहाल इसका कितना असर होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने सबने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी मिलते रहेंगे क्योंकि 12 नवंबर तक ऐसी चुनावी बिगुल जो पुका हुआ है, चुनावी बिगुल जो बजा हुआ है, उसमें जिस तरीके की आग लगी हुई है वो ये बता रही है कि अपने अपने दावे, अपने अपने वायदे हैं। कांग्रेस को जहां पर आम आदमी पार्टी की तर्ज पर रेवड़ी बांटने वाली पार्टी कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के यूसीसी को चुनावी औजार माना जा रहा है। किसका असर, किसका दम ज्यादा दिखेगा ये तो 10-12 को जब वोट हो जाएंगे और 8 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उससे पहले ये गर्माहट हिमाचल की सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराती रहेगी और हम यूं ही सत्ता के महासंग्राम में मिलते रहेंगे। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।